वहीं सासाराम और नालंदा में भड़की हिंसा पर विपक्ष नीतीश कुमार को घेर रहा है, तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है। नालंदा में भड़की हिंसा को लेकर इंडिया टीवी के पास 2 अधिकारियों की ओर से कराई गई एफआईआर की कॉपी भी है। हिंसा के स्थान पर तैनात दोनों अधिकारियों की एफआईआर की डिटेल को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। नालंदा और सासाराम हिंसा पर अभी तक नीतीश कुमार इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं। इधर उधर करने वाले 2 नामों का वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने खुलकर नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। महोदय, हद तो तब हो गई कि सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत नालंदा, सासाराम, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जिले में निर्दोष हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, जबकि सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले अपराधी लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल बिहार में दंगा पर बड़ा खेला हो रहा है। नीतीश कुमार पर बीजेपी ने हिंसा में एक पक्ष को बचाने का आरोप लगा दिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर दंगा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आरोपों की पुष्टि 2 एफआईआर से भी हो रही है। दर्ज एफआईआर आपको हैरान कर देगी। नालंदा के बिहार शरीफ में 31 मार्च को भड़के हिंसा पर 2 अफसरों ने 2 एफआईआर दर्ज कराई हैं। इस मामले में मौके पर तैनात बिहार शरीफ के सीईओ और बीडीओ ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया टीवी के पास है। सीईओ की एफआईआर में मुस्लिम पक्ष को जिम्मेदार बताया गया है, तो बीडीओ की एफआईआर में हिंदू पक्ष पर आरोप लगाया गया है। दोनों एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया टीवी के पास है। 2 अलग अलग अफसरों की अलग अलग एफआईआर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी एफआईआर सही है और कौन सी एफआईआर गलत है। दोनों अफसरों ने दंगा देखा। हिंसा के वक्त वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। दोनों ने जो देखा उसकी डिटेल एफआईआर में दी। दोनों अफसरों की रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। इससे सारा खेला समझने में आपको देर नहीं लगेगी। बिहार शरीफ के सदर सीईओ धर्मेंद्र पंडित ने एफआईआर में लिखवाया कि दंगे की शुरुआत मुस्लिम पक्ष की वजह से हुई, जबकि बीडीओ अंजन दत्ता ने एफआईआर में लिखवाया कि दंगा शोभा यात्रा में शामिल हिंदू पक्ष ने किया। शोभा यात्रा के दौरान दोनों अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी। शोभा यात्रा में लोग काफी जोश में थे। रामनवमी के पताके लहराए जा रहे थे। सीईओ धर्मेंद्र पंडित गगन दीवान कब्रिस्तान के पास तैनात थे। हिंसा की शुरुआत यहीं से हुई थी। सीईओ के मुताबिक कब्रिस्तान में खड़े कुछ मुसलमानों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों की तरफ गलत इशारे किए। इससे विवाद शुरू हुआ, जबकि गगन दीवान कब्रिस्तान से दूर एक पेट्रोल पंप के पास तैनात बीडीओ अंजन दत्ता के मुताबिक शोभा यात्रा में शामिल भीड़ हिंसा कर रही थी। एफआईआर रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि दोनों अधिकारियों में से एक ने मुस्लिमों का पक्ष लिया, जबकि दूसरे ने हिंदुओं का। सीईओ की रिपोर्ट के मुताबिक कब्रिस्तान में खड़े कुछ मुसलमानों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर गलत कमेंट किए थे। इस वजह से विवाद शुरू हुआ, जबकि बीडीओ के मुताबिक जुलूस वाले तोड़फोड़ कर रहे थे। हिंसा तो दोनों तरफ से हुई, लेकिन भड़काया किसने, इसको लेकर भी सीईओ और बीडीओ में मतभेद दिख रहा है। सीईओ धर्मेंद्र पंडित की एफआईआर के मुताबिक कब्रिस्तान के पास खड़े मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को भड़काया, जबकि बीडीओ अंजन दत्ता की एफआईआर में लिखा है कि जुलूस में शामिल लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे। बिहार में हिंसाग्रस्त दोनों शहरों में हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बिहार शरीफ और सासाराम में दंगे पर पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक 170 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 26 से ज्यादा कंपनी सुरक्षा बल तैनात हैं।
दंगे के फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो रही है। अब आपको समझाते हैं कि दोनों शहरों में कब और कैसे हिंसा भड़की। तारीख 30 मार्च, स्थान बिहार का सासाराम। रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है, हिंसा भड़कती है, बमबाजी होती है, गोलियां चलती हैं। तारीख 31 मार्च, स्थान बिहार का नालंदा। बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है, बमबाजी के बीच जमकर आगजनी होती है, घर दुकान गाड़ियां जलाकर राख कर दी जाती हैं। तारीख 1 अप्रैल, स्थान बिहार शरीफ। दंगाई फिर आमने सामने आ जाते हैं, 12 राउंड गोलियां चलती हैं, एक शख्स की जान चली जाती है। तारीख 1 अप्रैल, स्थान सासाराम। सासाराम में 1 अप्रैल को फिर हिंसा भड़कती है, बमबाजी में एक घर मलबे में तब्दील हो जाता है, कई लोग घायल हो जाते हैं। तारीख 3 अप्रैल, स्थान सासाराम। सासाराम में मोचीटोला के एक घर पर बम फेंका जाता है, लोग दहशत में आ जाते हैं। तारीख 4 अप्रैल, स्थान सासाराम। सासाराम के करबला में एक और घर में आग लगती है, लोग फिर खौफ में आ जाते हैं। नालंदा और सासाराम दंगे पर सियासत उबाल पर है। बिहार विधानसभा के भीतर जबरदस्त हंगामा हुआ तो बाहर भी बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आई। हंगामे के बीच विपक्ष और सरकार में जमकर तू मैं हुई। नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने आरोपों की झड़ी लगा दी। दंगे के पीड़ित हिंदुओं पर ही कार्रवाई करने का आरोप लगाया तो संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। महोदय, हद तो तब हो गई कि सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत नालंदा, सासाराम, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जिले में निर्दोष हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, जबकि सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले अपराधी लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है कि वर्तमान सरकार को अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का, हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं, अब दंगाइयों को बचाते हैं, ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी पूरी तरीके से मुस्तैद और सफल रही। ये पूरे सत्र की स्थिति रही है कि इन लोगों की कितनी रुचि है जनता के प्रश्न पर कि आपने गौर किया होगा जी ये सदन में कितनी देर रहे हैं, कितनी देर रहे हैं, यही इनका चरित्र बताता है। बीजेपी विधायक सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं थे। स्पीकर की लगातार अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक दंगे में हिंदुओं को फंसाने का आरोप लगाते हुए जबरदस्त बवाल करते रहे। हंगामा बेकाबू हुआ तो स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को मार्शल की मदद से बाहर निकलवा दिया। क्या हुआ सर? ये व्यवहार हो क्या हुआ? ये व्यवहार विपक्ष के साथ मार्शल क्या हुआ? क्यों बाहर? बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। नालंदा और सासाराम हिंसा पर सियासत गरमाई हुई है। हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर बीजेपी पर हमला बोल दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? 2 लोग हैं समझ लीजिए,
एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। एक खास समुदाय के लोगों ने रामनवमी के जुलूस में पर पत्थर फेंके, हिंसा को प्रोत्साहित किया और पुलिस की प्रशासन की मिलीभगत थी। अब 5 दिन के बाद अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है दोनों जगहों पर। ये क्या दर्शाता है? अभी भी तनाव बना हुआ है और यही पैरामिलिट्री फोर्सेज अगर वो एक दिन पहले वहाँ पर बुला लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। एक नौजवान की मौत हो गई, इसको तो टाला जा सकता था। तो ये जो भी कुछ हुआ है बिहार शरीफ और सासाराम के अंदर पूरे तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेवार है और बिहार सरकार का निकम्मापन, बिहार सरकार की जो असमर्थता है, यह दर्शाता है कि सरकार ने स्थिति को बिगड़ने दिया। दरअसल बिहार हिंसा के मामले में सत्ताधारी दल जेडीयू और आरजेडी सवालों के घेरे में है। हिंसा के दौरान सासाराम में बम बनाते वक्त ब्लास्ट होने से 6 लोग घायल हो गए थे, लेकिन औरंगाबाद से आरजेडी विधायक नेहालुद्दीन ने उनका बचाव किया है और कहा कि घायल लोग अपनी सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे। आरएसएस की, भाजपा के और बजरंग दल की, इन्हीं लोग की साजिश है। वीडियो में दिख रहा है पथराव हो रहा है मस्जिद के पास से, आप कह रहे हैं साजिश आरएसएस की है। भाई वीडियो में ये लोग कहाँ पर था? मस्जिद के पास क्यों था? शोभा यात्रा हर साल जाती है। नहीं, हम बता यहाँ छोड़ दीजिए। जैसे हमारे यहाँ गया जिला में डब्बे गांव है, वहाँ भी अरेस्टिंग हुई परसों रात में, वहाँ भी यही हुआ है। ठीक नमाज के टाइम में जो कभी इस रास्ते से लोग जा रहा था वहाँ पहुँच गया, झंडा पता कर लेकर मस्जिद घुस गया। तो आप किसी के घर में घुसिएगा, किसी को गाली गुलज कीजिएगा, उल्टा सीधा नारा लगाइएगा, तो हम क्या करेंगे? कोई भी आदमी, दूसरा आदमी कि मजबूर है ना उस पर कुछ करने के लिए। इसी में वो हुआ। सासाराम में भी एक घर में बम बना रहे थे कुछ लोग और उसको हैंडल करने के दौरान वो फट गया। अरे भाई, मरता क्या नहीं करता, कौन बड़ी बात है? आप बंदूक बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, ओपन बांट रहे हैं, विधायक बांट रहे हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं। तो हम अपने जान बचाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, इसलिए क्या होगा, इसमें दूर नहीं है। मगर विधायक होकर ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग बम बना रहे थे मुस्लिम समाज के, वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे थे, तो वो सही कर रहे थे? नहीं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? गलत को हमेशा गलत कहा जाएगा। मगर मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन वो करेगा ना भाई। आरजेडी एमएलए नेहालुद्दीन के बयान पर बीजेपी ने तो सवाल उठाया ही, सरकार में शामिल कांग्रेस भी बयान को गलत बता रही है। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री गृह विभाग के मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि आत्मरक्षा में बम बनाने का कोई लाइसेंस है क्या? क्या ये संवैधानिक काम है क्या? क्या इनकी खुफिया एजेंसी बंसी बजा रहा था, एसपी और कलेक्टर सो रहे थे? यही तो बात हम लोग कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति की। हर भारत के नागरिक को तलवार या लाठी या फरसा लेकर घूमने का अधिकार है। इसका कोई बिहार सरकार और भारत सरकार लाइसेंस जारी नहीं किया है। लेकिन बम जो संवेदनशील है, जो गोली संवेदनशील है, जो बंदूक पिस्टल जो संवेदनशील है, उसकी लाइसेंस जारी है। और ये इसकी लाइसेंस किसने दिया? और पूछिए आत्मरक्षा के लिए यही गैर लाइसेंसी काम करके, यही तो तुष्टीकरण की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोले हैं हम तो बिहार शरीफ से लौट के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सही लगता है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग सब लोग एक हैं और जो भी गलत हुआ है उस पर कार्रवाई होगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सासाराम और नालंदा में हिंसा भड़की तो ओवैसी ने भी एक दिन पहले नीतीश पर सीधा अटैक किया था। ओवैसी ने कहा कि जब बिहार जल रहा था तो नीतीश दावते इफ्तार कर रहे थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन या तनाव नहीं था। इन आरोपों के जवाब में नीतीश कुमार ने ओवैसी को बीजेपी का खास बता दिया। सरासर बिहार में जो कुछ हुआ ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं, और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो।
ट्वीट से काम नहीं होगा। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।